नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बैंक लिंकेज वाला पार्ट जो कवर कर रहे थे स्व सहायता समूह में, उसी का आगे वाला पार्ट कवर करेंगे जहां से हम लोगों ने कल छोड़ा था। तो यहां पर देखिए, आप लोग समूहों को बैंकों से जोड़ना, उसकी प्रक्रिया थी, उसका एक स्टेप मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। उसका 2 स्टेप बाकी बचा हुआ, 2 स्टेप आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कितने % ब्याज पर मिलता है, उन सब चीज़ों को कैसे, वो चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद हम लोग आज ये भी देखेंगे कि ऋण वापसी की अवधि कितनी होती है, डिफाल्टर सदस्य के लिए कितना क्या क्या प्रावधान होता है, और नाबार्ड की बैंक लिंकेज में नाबार्ड की भूमिका क्या है, किस किस तरीके से नाबार्ड जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आज की वीडियो में सीखने के लिए मिलेंगी। इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखिएगा। बैंक लिंकेज से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बैंक लिंकेज को मैं पूरा पढ़ा रहा हूं। 12 में भी क्वेश्चन आया है, 17 में 2-3 क्वेश्चन आया है। तो ये वाला जो पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं स्व सहायता समूहों में, एक तो स्व सहायता समूह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्व सहायता समूह में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो बैंक लिंकेज वाला टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूं। आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बनाइए और अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पंचायती राज से संबंधित डाउट आ रहा था कि पंचायती राज का 10 क्लास डला हुआ है, कुछ कमेंट्स कर रहे थे उसके बाद का जो क्लास है उसके लिए। तो पंचायती राज को मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। शुरू में सब लोग ये भी पूछ रहे थे कि ग्रामीण विकास का जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था क्योंकि ये कंप्लीट करवाएंगे कि नहीं, उनको भरोसा नहीं था, ट्रस्ट नहीं था। आज आप देखिए ग्रामीण विकास पूरा कंप्लीट है। फ्री में करवाएंगे कि नहीं, ये आप लोग का डाउट था, फ्री में कंप्लीट है। आजीविका भी मैं फ्री में पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, लगभग एंड आने को है, 80-90% सिलेबस हो चुका है। तो भरोसा रखिए, ग्रामीण विकास और आजीविका जब हुआ है आप लोगों का, तो पंचायती राज भी मैं पूरा ही कंप्लीट करवाऊंगा आप लोग को, निश्चिंत रहो एकदम, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आजीविका एक कंप्लीट होने दो। चीज़ें जो है वो एक साथ एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मेहनत करना पड़ रहा है। तो उसमें क्या 2 क्लास में एफर्ट कम हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 क्लास लाने का, और नहीं हुआ तो फिर आजीविका के टाइम पे, आजीविका के खत्म होने के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। तो जिस तरीके से शेड्यूल जमेगा अपन उसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप लोग पेशेंस रखो। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे, जिस अच्छे तरीके से हम लोगों ने ग्रामीण विकास और आजीविका पढ़ा है डिटेल में, पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा उसको, निश्चिंत रहो एकदम, ठीक है। तो आप लोग शुरू करते हैं इसको। समूहों को बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया, कैसे स्व सहायता समूहों को बैंकों से लोन मिलता है, कैसे जुड़ते हैं, वो वाला पार्ट हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो पहला तो आप लोग को सीधे स्व सहायता समूह बैंक से कैसे जुड़ते हैं, उन लोग को कैसे लोन मिलता है, कैसे ऋण मिलता है वो लोग को, ये मैं कल बताया था, आज और बता रहा हूं। देखो 1/1 उसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या करेक्शन करना है, अगर सीधे स्व सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया है तो मैं कल आप लोग को क्या बताया था, 1:1 से लेके 1:4 तक ऋण मिलता है। मतलब शुरुआत में जब स्व सहायता समूह बैंक से जुड़ेंगे तो वो लोगों को कितना मिलेगा, बैंक का बचत मान लो जाए 1500 रुपए है। इसको पूरा समझाऊंगा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से डिटेल में। पहले इसको देखो, बैंक का बचत अगर 1500 रुपए है तो उसके अनुपात में बचत अनुपात ऋण, बचत के अनुपात में क्या मिलता है, ऋण। तो बचत और ऋण का अनुपात 1:1 होना चाहिए। मतलब बचत अगर 1500 है तो ऋण भी कितना मिलेगा, 1500 रुपए मिलेगा। बचत अगर 2000 रुपए है तो ऋण भी कितना मिलेगा, 2000 रुपए मिलेगा समूह को शुरुआत में, ठीक है। लेकिन आगे चलकर जैसे उस ऋण को समूह वापस कर दिया, या फिर अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे समूह की क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। समूह मैच्योर होता जाता है, समूह पुराना होता जाता है, तो उसकी विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो समय के साथ कुछ दिन बाद, कुछ वर्ष बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब 1:4 में लोन मिलेगा, मतलब गुना, 4 गुना। तो जितना भी बचत, तो ये क्या है, ये 1:4 है, 1:1 से फिर 1:2 होगा। मतलब 1500 का 2 गुना मतलब 3000 रुपये लोन मिलेगा। फिर उसके बाद 1:3 होगा, मतलब 15 4500 रुपये लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है, ऋण दे सकती है, 4 गुना ऋण दे सकती है। मतलब एक समय ऐसा आएगा जब बचत कितना, 1500, उसका 4 गुना कितना, मतलब 6000। तो आगे चलकर कितना मिलेगा, 4 गुना ऋण। इसका मतलब ये है, अब ये पिछला वीडियो में इसको सुधार लीजिएगा ना, थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। 1:4 का मतलब 1500 को 4 से डिवाइड नहीं देंगे अपन, ऐसा नहीं होगा। 1:4 का मतलब 4 गुना। बचत वाला अनुपात क्या है, ये 1 गुना, और ऋण मतलब ये 4 गुना। तो 1500 रुपये बचत है, तो आगे चलकर 4 गुना का मतलब 6000 रुपये ऋण। 1:2 का मतलब 1500 रुपये, एक जो है वो 1500 है, ठीक है। बचत का अनुपात कितना है, 1, मतलब 1500। तो
दो, 1/2, 1:2 मतलब 3,000 रुपये ऋण, 1:3 मतलब 1,500 बचत है तो ऋण का कितना होगा, 15 या 4500। इस तरीके से इसका बचत का अनुपात का जो है, बचत और ऋण का अनुपात जो है कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये अभी आगे चल के आप लोग को और समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोग का। 1:1 से लेके 1:4 तक ऋण मिलता है। पहला जो कल कवर किया था उसको और डिटेल में कवर करवा दिया। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है बैंकों को जोड़ने का? स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से में क्या होता है, बैंक एसएचजी को उस स्वयं सेवा संस्थाओं के माध्यम से कर्ज दे सकते हैं जिसने समूह को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया है। अब देखो क्या होता है, जिले में बहुत सारे एनजीओस काम करते रहते हैं। एनजीओ का नाम सुने हो ना? तो एनजीओ भी क्या करते हैं, एनजीओ का भी काम क्या रहता है, ये कोई सरकारी संस्थान तो है नहीं, इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे सदस्य जुड़े रहते हैं एनजीओ से। आप लोग देखी होगी जो सोशल वर्क में जिनका पीजीडीआरडीए रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, तो वो क्या रहते हैं, सोशल वर्कर रहते हैं वो लोग। उसी को 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा करके जो विवाद चल रहा है अभी, उसी से संबंधित बता रहा हूँ। सोशल वर्क में जिनका अच्छा मास्टरी रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए रहते हैं, वो लोग एनजीओ में काम करने लग जाते हैं। तो एनजीओ क्या रहता है, एनजीओ का काम अपने क्षेत्र में स्व सहायता समूहों को मार्गदर्शन और क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। क्योंकि एनजीओ में पढ़े लिखे सदस्य जुड़े रहते हैं, सब योजनाओं के बारे में जानकारी रहती है उनको, तो वो लोग को क्या करते हैं, समय समय पे स्व सहायता समूह को, वो लोग का उद्देश्य रहता है स्व सहायता समूह ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, ऋण लोन बैंक के संबंध में उनको जानकारी देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। स्व सहायता समूह लोग उन लोग से बीच बीच में क्या मेंटोर का काम करते हैं मतलब। तो एनजीओ के माध्यम से भी स्व सहायता समूहों को लोन प्रोवाइड कराया जाता है। नाबार्ड किसको लोन देता है, एनजीओ भी क्या करते हैं। अब नाबार्ड का काम क्या है, नाबार्ड बताऊंगा अभी। ठीक है, तो एनजीओ को भी फंड मिलता रहता है, एनजीओ लोग स्व सहायता समूह को फंड देते रहते हैं। तो इस तरीके से स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से का मतलब वही एनजीओ, इसके माध्यम से कैसे ऋण मिलेगा, एसएचजी को उस स्वयं सेवा संस्थाओं के माध्यम से कर्ज दे सकते हैं बैंक एसएचजी को। बैंक किसको देगा, एनजीओ को। एनजीओ किसको देगा, स्व सहायता समूह को। तो बैंक क्या कर सकते हैं, एसएचजी को उस स्वयं सेवा संस्थाओं के माध्यम से ऋण दे सकते हैं, अर्थात उस एनजीओ के माध्यम से ऋण दे सकते हैं जिसने समूह को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया है, जो मैंने आपको भी बताया। तो बैंक किसको ऋण देंगे, एनजीओ के माध्यम से भी क्या करेंगे, स्व सहायता समूहों को बैंक ऋण दे सकते हैं। तो दूसरा टाइप ये डायरेक्ट स्व सहायता समूह को पहला, दूसरा स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ वगैरह के माध्यम से। ठीक, कुछ समय बाद कर्ज सीधे बैंक से ले सकते हैं। तो शुरुआती दौर में बैंक क्या करेगा, एनजीओ से वो लोग को ऋण दे देगा, स्व सहायता समूह लोग को, और कुछ टाइम के बाद स्व सहायता समूह फिर डायरेक्ट फिर बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है। समझ गए ना ये दूसरा पॉइंट को पूरा अच्छे से। तीसरा पॉइंट, सीधे स्व सहायता समूह को। अब तो पहला भी सीधे स्व सहायता समूह को था, तो ये प्रावधान दूसरा था। अब एक और प्रावधान देखते हैं कि अगर बैंक सीधे स्व सहायता समूह को ऋण दे रहे हैं तो एक तरीका और क्या होता है, किसी विशेष परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति विशेष को ऋण की जरूरत बचत ऋण अनुपात से अधिक हो। देखो बचत ऋण का अनुपात क्या है, मैक्सिमम कितना ऋण दे सकता है, बचत और ऋण के अनुपात में 4 गुना। 4 गुना से ज्यादा तो ऋण नहीं दे सकता। 1500 रुपये अगर बचत है तो देखो यहां पर क्या बताया हूं, मैक्सिमम कितना ऋण, बचत अगर 1500 है तब, बचत अगर 2000 है तो 8000 रुपये दे सकता है, बचत अगर 3000 है तो 3000 का 4 गुना 12000 रुपये ऋण दे सकता है। कौन, बैंक। लेकिन अगर किसी समूह के सदस्य को, एक व्यक्ति कोई सदस्य है, इस सदस्य को 6000 से, मान लो जाए बचत जो है स्व सहायता समूह का 1500 ही है, इस सदस्य को 1500 अगर बचत है तो 4000 रुपये मैक्सिमम ऋण मिल सकता है। लेकिन अगर ये सदस्य को 6000 मिल सकता है मैक्सिमम, 6000 से ज़्यादा चाहिए, मान लो जाए इसको अगर स्वास्थ्य के संबंधित कुछ परेशानी आ गई, कुछ बीमारी है, कुछ ऑपरेशन वगैरह कराना है, इसको चाहिए 10,000 रुपये। ठीक, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब ये तो बचत अनुपात ऋण का जो रेशियो है, ये वाला रेशियो उससे ज़्यादा हो गया ना, तो पहला कंडीशन के तहत तो इसको ऋण नहीं मिल सकता। अब किस में आ गए अपन, तीसरा, सीधे स्व सहायता समूह को कैसे ऋण मिलेगा, किसी विशेष परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति विशेष को ऋण की जरूरत बचत ऋण अनुपात से अधिक हो गई है, 6000 रुपये दे सकता है लेकिन उसको 10,000 की जरूरत है, तो समूह उस सदस्य विशेष को सीधे ही ऋण देने की प्रस्ताव को बैंक के पास भेज सकती है। मतलब एनजीओ बीच में नहीं आएगा। अब सीधा ज्यादा पैसा लेना है तो किसके पास भेजेगा, बैंक को भेजेगा। अब बैंक क्या करेगा, समूह को इस कर्ज राशि की सही उपयोगिता एवं समय वापसी के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो बैंक उसको क्या करेगा, ऋण दे देगा। समझ गए ना, एनजीओ के माध्यम से नहीं, स्व सहायता समूह। अब ये स्व सहायता समूह का सदस्य है, स्व सहायता समूह के पास जाएगा ये कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। अब स्व सहायता समूह क्या बोलेगा, एनजीओ तो नहीं दे सकता,
अब उसको सीधा स्व सहायता समूह किसको ट्रांसफर कर देगा? बैंक को ट्रांसफर कर देगा। भाई इसको सदस्य को ऋण की जरूरत है, आप इसको ऋण दे दीजिए। तो 10,000 रुपये बैंक उसको दे देगा, लेकिन गारंटी कौन लेगा? स्व सहायता समूह। तो समूह को इस कर्ज राशि की सही उपयोगिता और समय वापसी के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो तीसरा तरीका ये हो गया। तो 3 तरीके से बैंक जो है वो ऋण प्रोवाइड करता है। पहला नंबर 1:1 1:4 वाला समझ गए, 4 गुना ऋण प्रोवाइड करना है तो बैंक के पास चले जाओ। दूसरा नंबर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से, वहां पर एनजीओ काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से स्व सहायता समूह को बैंक ऋण उपलब्ध करा देता है कि भाई एनजीओ से ले लो। तीसरा नंबर, अगर कहीं 1:4 से 4 गुना से ज्यादा ऋण लेना है तो डायरेक्ट फिर बैंक के पास जाओ, लेकिन गारंटी किसको लेना पड़ता है? स्व सहायता समूह को लेना पड़ता है। समझ गए तीनों चीज को? एकदम क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं इसको। देखो, कर्ज अगर लेना है तो अब देखो, अब जो स्व सहायता समूह है उसके पास टोटल 1500 रुपए है, तो ए नाम का जो सदस्य है उसको 200 रुपए दे दिया। स्व सहायता समूह भी तो अपने सदस्यों को ऋण देता है ना। बी नाम के सदस्य को 400 रुपए ऋण दे दिया, सी नाम के सदस्य को 300 रुपए ऋण दे दिया स्व सहायता समूह, और बैंक में जमा है उसका 100 रुपए। बचत खाता तो बैंक में भी है, बैंक में 100 रुपए जमा है, और समूह के पास टोटल 500 रुपए बचा है अब अपने पास। तो टोटल कितना हो गया? 4 2 6 3 9 और 1 10 और 5 15, और टोटल समूह के पास कितना बचत हो गया? 1500 रुपए बचत हो गया। तो अब शुरुआत में 1:1 में मिलेगा, मतलब 1500 रुपए बचत है समूह का, तो 1500 रुपए ही उसको ऋण में मिलेगा। उसके बाद ब्याज कितना देना पड़ेगा उसको? 12%। ये 12% को याद रखना, 12% ब्याज पर उसको बैंक से ऋण मिलेगा। शुरुआत में 1:1 में, और उसके बाद लास्ट में फिर धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाएगा तो 1:4 में, मतलब 1500 ठीक है। तो फिर ये 6000 रुपये, तो लास्ट में फिर 6000 रुपये और 12% ब्याज पर उसको ऋण मिलेगा। तो ये पूरा कैलकुलेशन है, एग्जाम्पल। इस तरीके से ऋण मिलता है। पूरा बचत को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जितना समूह के पास बचत है, 1500 रुपये बचत है, तो उसका शुरुआत में 1:1 और बाद में फिर 6000 रुपये। 1500 रुपये अगर तो 2000 रुपये रहेगा तो उसका कैलकुलेट कर लेना, तो उस हिसाब से उसको मिलता है। वापस 12% ब्याज पर करना पड़ता है। ब्याज की दर, बैंक अगर अब अलग अलग कैटेगरी है। जब बैंक अगर सीधे एसएचजी को, स्व सहायता समूह को लोन दे रहा है, तो उसका ब्याज का दर 12% रहेगा। बैंक अगर सीधे स्व सहायता समूह को, पहला नंबर केस, 12% ब्याज पर देगा, राशि कुछ भी हो, ठीक। दूसरा, बैंक स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से अगर कहीं उपलब्ध करार, मतलब बैंक अगर एनजीओ को ऋण दे रहा है, भाई एनजीओ स्व सहायता समूह को ऋण देगा तो बैंक एनजीओ को भी तो फंड प्रोवाइड कराएगा ना। तो एनजीओ को क्या करता है बैंक जो है वो क्या कराता है? 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रोवाइड कराएगा। और स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठन, एनजीओ प्रतिवर्ष एसएचजी से कितना ऋण, मतलब एनजीओ जब, दूसरा कंडीशन, एनजीओ जब स्व सहायता समूह को ऋण प्रोवाइड करा रहा है तो भी वो 12% पर प्रोवाइड कराएगा। और एसएचजी अगर सदस्य को ऋण देता है, हाँ, तो अब चौथा कंडीशन को समझना। तो ये तीनों कंडीशन 12% है। पहला कंडीशन पे भी 12% पर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से अगर ऋण प्रोवाइड करा है तो एनजीओ भी स्व सहायता समूहों को 12% पर देगा। और अगर सीधे स्व सहायता समूह को, है ना, और अगर स्वैच्छिक संस्था है, ये नहीं गैर सरकारी संबंध, एनजीओ अगर कहीं स्व सहायता समूह को दे रहा है तो भी 12%, बैंक अगर एनजीओ को प्रोवाइड कर रहा है तो भी 12%, बैंक अगर सीधे स्व सहायता समूह को दे रहा है तो भी 12% पे देगा। लेकिन अगर स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को ऋण देगा तो उसकी दर तय करेगा स्व सहायता समूह स्वयं। क्योंकि देखो, स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना नहीं है। स्व सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। लाभ अर्जित करना नहीं है, सहायता करना है। स्व सहायता समूह और लोगों को आर्थिक स्थिति, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है अपने समूह के सदस्यों को। तो वो ऋण जो है वो आपसी सहमति से स्व सहायता समूह स्वयं तय करते हैं कि भाई इस व्यक्ति को, अब जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई चीज़ है तो भाई 2% पे दे दो, और कोई है, कोई स्व सहायता समूह में बहुत गरीब सदस्य है तो 1% पे दे दो, 3% पे दे दो। स्व सहायता समूह अपना नियम खुद बनाएंगे, उतने ब्याज परसेंट पर ऋण परसेंट पे उसको दे देंगे। अब इसमें एक क्राइटेरिया है कि बैंक से ज़्यादा, बैंक और देखिए महाजन होते हैं ना, जो साहूकार होते हैं, तो साहूकार जिस रेट, परसेंटेज रेट पर ब्याज देता है उससे कम ब्याज पर ऋण देना है अपने सदस्यों को। ऐसा उसका क्राइटेरिया है। भाई आप साहूकार से ज़्यादा नहीं तो फिर आपसे क्यों लेगा? स्व सहायता समूह क्यों बनेगा? साहूकार से जाके ऋण ले लेगा। उन्हीं लोग से बचाने के लिए तो इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये एक तरीका है कि साहूकार जो महाजन है उससे कम ब्याज, बैंक से ज़्यादा ब्याज दर पर हो सकता है। जैसे कि 12% ब्याज बैंक दे रहा है तो 13% 14% कर सकता है। लेकिन एक तरीका है, वो एक एग्जाम्पल है, बैंक से ज़्यादा और साहूकार महाजन से कम।
ठीक, समझ गए? स्वयं नियम बनाता है, कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो एक फिक्स्ड रेट पर कम नियम पर सदस्य को ऋण देता है, सदस्य लोग स्व सहायता समूह को वापस करते हैं। तो ये पूरा ब्याज का दर होता है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, प्रलेखीकरण। प्रलेखीकरण का मतलब क्या होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो स्व सहायता समूह को बैंक से लिंक कराने के लिए क्या क्या चीज चाहिए रहेगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा बैंक को स्व सहायता समूह को जोड़ने के लिए एक तरीके से। तो पहला क्या चाहिए रहेगा, मतलब क्या क्या चीज़ों की जांच करेगा वो बैंक। पारस्परिक करारनामा, जो स्व सहायता समूह के सदस्य को 3.10 रुपए स्टाम्प ड्यूटी पर निष्पादित होता है। मतलब एक करारनामा, एक एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो स्व सहायता समूह क्या करेंगे, बैंक में ये सब चीज़ों को दिखाएंगे। जब बैंक का जो अधिकारी है वो देखने के लिए आएंगे तो ये सब चीज़ें वो लोग दिखाएंगे। क्या, पारस्परिक करारनामा, एक एग्रीमेंट, जो स्व सहायता समूह के सदस्यों को उस एग्रीमेंट को स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट कितना मिलेगा, 3.10 रुपए का एक स्टाम्प ड्यूटी एक टैक्स टाइप का होगा, उस पर क्या होगा, वो लोग को उस करारनामे पे हस्ताक्षर करेंगे, उस पर उतना रुपए में खरीद के उसको वो एग्रीमेंट को दिखाना पड़ेगा। दूसरा, ऋण हेतु आवेदन पत्र। स्व सहायता समूह क्या करे, आवेदन पत्र जमा करेगा। मतलब अप्लाई कैसे करना है ये उसका है। प्रलेखीकरण का मतलब अप्लाई कैसे करना है, तो एक आवेदन पत्र। तीसरा, ऋण करारनामा, जो स्व सहायता समूह एवं बैंक के बीच समूह को कर्ज देते समय होता है, जिसमें 1.65 स्टाम्प ड्यूटी लगती है। तो ये क्या होगा, बैंक और एसएचजी के मध्य करारनामा। एक तो सदस्यों के मध्य करारनामा होगा, पारस्परिक करारनामा। सदस्य समूह के सदस्य 10 सदस्य हैं मान लो जाए, तो इन 10 सदस्यों के मध्य करारनामा 1.310 स्टाम्प ड्यूटी पर कि भाई हम लोग लेना चाहते हैं, सबका सहमति तो होना चाहिए ना बैंक से कर्ज लेने के लिए। तो एक पारस्परिक करारनामा और दूसरा करारनामा स्व सहायता समूह का बैंक से एग्रीमेंट। तो दो एग्रीमेंट होगा, एक तो पारस्परिक एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, एंड सेकेंड इज व्हाट, बैंक एंड एसएचजी, बिटवीन एसएचजी एंड बैंक एग्रीमेंट। तो दोनों चीज का एग्रीमेंट होगा, तो दो एग्रीमेंट रहेगा। और ये 3.10 रुपए स्टाम्प ड्यूटी पर, 1.65 रुपए स्टाम्प ड्यूटी पर। ठीक, और चौथा क्या चीज चाहिए रहेगा, गैर सरकारी संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र। ये एनजीओ जो है उसके द्वारा क्या रहेगा, अनुमोदन पत्र की ठीक है आप ले सकते हैं बैंक से ऋण, तो उसका एक तरीके का मतलब स्वीकृति, तो ये चाहिए रहेगा। तो ये 4 चीज चाहिए रहेगा, तब बैंक जो 4 चीज को लेके बैंक जो स्व सहायता समूह के सदस्य हैं वो अप्लाई करते हैं। इसी को कहते हैं प्रलेखीकरण। ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक, प्रलेखीकरण शुद्ध हिंदी में इसलिए लिखा हूं क्योंकि अगर मैं आपको साफ साफ बता भी दिया अगर कोई चीज को, लेकिन आपको दे दिया प्रलेखीकरण, तो प्रलेखीकरण शब्द ही समझ में नहीं आएगा वहां पर कि क्या होता है प्रलेखीकरण, तो उसको ध्यान रखना, इसलिए बताया हूं। ऋण वापसी की अवधि, अब ऋण ले लिया, अप्लाई कर दिया, ये सब चीज अगर है, अप्लाई कर दिया बैंक में, ऋण मिल भी गया, तो वापसी की अवधि क्या होती है, बैंक जो है समूह से चर्चा करके, बैंक क्या करता है, बैंक के पीओ और बैंक के अधिकारी लोग आएंगे, समूह से चर्चा करेंगे और 3 से 5 वर्ष के बीच का डिसाइड करेंगे कि 3 वर्ष में दे सकता है कि 4 वर्ष में। कोई स्व सहायता समूह की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कम बचत है, तो ऋण है तो बोलेगा कि 4 वर्ष का समय दे दीजिए, 5 वर्ष का समय दे दीजिए। कि जैसे जैसे स्व सहायता समूह की साख है, जैसे जैसे स्व सहायता समूह की विश्वसनीयता है, उस हिसाब से अधिकारी जो है वहां पर डील करते हैं, एक तरीके का सामान्य तरीके से चर्चा करके इस पर नतीजे पे पहुंचते हैं कि 3 साल में वापस करना है कि 4 साल में वापस करना है कि 5 साल में वापस करना है। तो 3 से 5 वर्ष के बीच वापस करना है और नियमित किस्त रहेगा कि हर महीना या हर 6 महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में आपको इतना किस्त रुपए, इतना रुपए में दे के वापस करना है पूरा पैसा। तो इस तरीके से वापस होता है। एसएचजी के डिफाल्टर सदस्य, डिफाल्टर सदस्य का मतलब क्या होता है, ऐसे सदस्य जो पैसा नहीं पटाए हैं। ठीक है, तो कोई सदस्य है जो पैसा जो है, जो ऋण लिया था बैंक से, तो उसको नहीं पटाया है, तो भी बैंक क्या करेगा, स्व सहायता समूह को आगे के लिए ऋण के लिए अप्लाई करेगा, तो भी स्व सहायता समूह को बैंक क्या करेगा, ऋण देगा। लेकिन जो ऋण आगे मान लो जाए ए व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, स्व सहायता समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्व सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, ये बैंक से ऋण लिया था, लेकिन ये व्यक्ति क्या है, ऋण नहीं पटा पाया, मतलब डिफाल्टर घोषित हो गया है। तो ऐसा नहीं होगा कि स्व सहायता समूह को कभी फिर ऋण नहीं मिलेगा आगे। शर्त यह है कि स्व सहायता समूह डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। डिफाल्टर मतलब जो ऋण नहीं चुकाया रहता है, कल बताया था आपको। तो स्व सहायता समूह डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। ये सदस्य भले डिफाल्टर घोषित हो जाए, ये सदस्य अगर डिफाल्टर घोषित हो गया तब भी स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण मिलेगा, लेकिन उस ऋण का उपयोग स्व सहायता समूह ये सदस्य को ऋण देने के लिए नहीं करेगा। ये बैंक का नियम है। क्लियर कट समझ गए? एक बार और समझाता हूं। स्व सहायता समूह का कोई सदस्य ए नाम का कोई व्यक्ति डिफाल्टर घोषित हो गया है, तो ए नाम के व्यक्ति को बैंक दोबारा ऋण नहीं देगा,
लेकिन स्व सहायता समूह को ऋण दे सकता है। शर्त यह है कि जो राशि ऋण के रूप में बैंक स्व सहायता समूह को दिया है उस राशि का प्रयोग स्व सहायता समूह ए नाम के व्यक्ति को ऋण देने के लिए नहीं करेगा, क्योंकि ए नाम का व्यक्ति डिफॉल्टर घोषित हो चुका है। क्लियर, समझ गए ना? तो इसको ऋण मिल सकता है, ये उस पैसे का प्रयोग ए को देने के लिए नहीं करेगा। लेकिन अगर स्व सहायता समूह पूरा ही डिफॉल्टर घोषित हो गया है तब फिर बैंक उसको ऋण नहीं देगा। लेकिन किसी सदस्य के डिफॉल्टर घोषित होने से स्व सहायता समूह, ऐसा नहीं होगा कि स्व सहायता समूह भी डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा और स्व सहायता समूह बैंक से ऋण नहीं ले सकता। स्व सहायता समूह को बैंक ऋण दे सकता है, बशर्ते उस पैसे का प्रयोग स्व सहायता समूह अपने सदस्यों को देने के लिए नहीं करेगा। क्लियर, ये पूरा लिख लेना। कहाँ है ये? एसएचजी का डिफॉल्टर सदस्य, जितना बोला हूं सबको लिख लेना अपने शब्दों में, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जमानत, जमानत का मतलब गिरवी रखना कुछ चीज़। तो आप बैंक में कुछ चीज़ रखेंगे तो अपना डॉक्यूमेंट को रखना पड़ता है, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा अपना रियल इस्टेट में, ये है हमारे पास, ये ज़मीन है, ये घर है, ताकि क्योंकि जब अगर कहीं आप ऋण को नहीं चुका पाए तो फिर उसको जब्त कर लेता है बैंक और उससे उसकी भरपाई होती है ऋण की। तो इस तरीके से आपको जमानत रखना पड़ता है। लेकिन स्व सहायता समूह को तो क्या बोलते हैं, सहायता करने के लिए बैंक ऋण दे रहे हैं ना, तो आरबीआई इस मामले में छूट प्रदान करता है। जमानत राशि, जमानत के रूप में स्व सहायता समूह को कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं करानी पड़ती है। भाई जमानत के रूप में उन लोग के पास इतना प्रॉपर्टी रहता तो लोन ही क्यों लेते? तो जमानत के लिए उन लोग को छूट मिला है। ठीक, अब बैंक लिंकेज में नाबार्ड की क्या भूमिका? मैं आप लोग को सवाल पूछा था कि बैंक नाबार्ड क्या काम करता है, उसका फुल फॉर्म क्या है और वो कब गठित हुआ था। मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट जवाब दिए होंगे। डेली 1000 लोग देख रहे हैं, रियल टाइम व्यू 24 घंटे में 10,000 लोग देख रहे हैं, मतलब पूरा वीडियो मिला के, और एक एक वीडियो को एक एक दिन में 1,000 व्यू आ रहा है, और आप लोग 1 लोग 2 लोग जवाब दे रहे हैं। मतलब आप लोग सिर्फ देख के स्किप कर दे रहे हैं। मैं क्यों आप लोग को क्वेश्चन देता हूं? क्योंकि आप लोग सर्च करो, और आप जब खुद सर्च करोगे ना गूगल, मैं तो बता ही सकता हूं और मैं बताया भी हूं उसको जब बैंक वाला पढ़ा रहा था तो, लेकिन जब आप खुद सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान में रहेगा कि नहीं, ये चीज़ को सर्च करके हम लोग पढ़े थे और नोट किए थे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, गूगल में आपको टाइप करना है, खाली आपको पूरा दिख जाएगा, और आप नहीं करते हैं। आपके लिए इतना एफर्ट डाला जा रहा है, इतने चीज़ों को मेहनत करके आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, और आप लोग 2 सेकंड का मेहनत नहीं कर सकते यार। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, अपने नॉलेज के लिए, कि आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। आप लोग खुद सोचो। तो जो चीज़ को क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों को, उस चीज़ का आप लोगों को जवाब देना है। वो आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा, मेरे को कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, कोशिश करो फिर से। तो बैंक नाबार्ड क्या करता है? ग्रामीण एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास विभाग को जितना भी लोन देता है वो क्या करता है? फंड प्रोवाइड कराता है। तो ग्रामीण विकास विभाग ये बैंक से, नाबार्ड से लोन लेता है। तो नाबार्ड की भूमिका बैंक लिंकेज में किस प्रकार है? तो पहला, बैंक लिंकेज में नाबार्ड क्या करता है? जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करता है। देखो, समय समय पर क्या करता है नाबार्ड जो रहता है, वो जागरूकता अभियान चलाता है। नाबार्ड की स्व सहायता समूह, ताकि स्व सहायता समूह डेवलप हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्व सहायता समूह बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्व सहायता समूह को ये जागरूकता अभियान फैलाता है कि आप लोगों को इससे क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, और बैंक से जुड़ने के लिए, एक तरीके से बैंक से लिंक होने के लिए, ताकि वो लोग मुख्य धारा से जुड़ सकें, वो लोग का लाइफ स्टाइल अच्छा हो सके। इसलिए क्या करता है? प्रशिक्षण डेवलप कराता है, ट्रेनिंग कराता है। मासिक ट्रेनिंग होता है, 3 माह में ट्रेनिंग होता है, जिला लेवल पे ट्रेनिंग होता है, ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग होता है। ये सब अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन नाबार्ड जो रहता है वो करता है। अब कोई एनजीओ के माध्यम से भी करता है, अलग अलग माध्यम से, जिला लेवल पे उसका एक अधिकारी रहता है, उसके माध्यम से करता है, स्व सहायता समूह डेवलप कराने का काम करता है। ये सब जो प्रशिक्षण देने का काम भी नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अब उस प्रशिक्षण में जो खर्चा आएगा उसका भरपाई कौन करता है? नाबार्ड करता है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, सेमिनार एवं रिव्यू मीटिंग। तो बीच बीच में सेमिनार अवेलेबल कराता है, वही एक तरीका है। मतलब सेमिनार के माध्यम से बताता है कि स्व सहायता समूह किस तरीके से उसका अपडेट हो रहा है, किस तरीके से नई चीज़ें जुड़ रही हैं, किस किस तरीके से प्रावधान नए जोड़े जा रहे हैं, किस किस तरीके से आप लोग को लोन मिल सकता है। इस तरीके से सेमिनार का आयोजन करवाता है। और रिव्यू मीटिंग का मतलब रिव्यू करता है, देखता है, आकलन करता है कि कितने स्व सहायता समूह गठित हुए हमारे प्रशिक्षण से, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोग बैंक लिंकेज से बैंक से लिंक हो पाए, कितने ऋण उपलब्ध करा पाया। ये सब चीजों का मॉनिटरिंग करने का काम भी नाबार्ड का रहता है। तीसरा, अनुश्रवण अध्ययन का आयोजन। अनुश्रवण अध्ययन मतलब उन लोगों को दिक्कतों को सुनना, उसको सॉल्व करना, है ना। स्व सहायता समूह की दिक्कतों को सुनना, एनजीओ की दिक्कतों को सुनना, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको सुनना, उसका रिसर्च करना, अध्ययन करना कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या करना, समय समय पे
प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और उसको भी सॉल्व करने के बाद उसको कोई दिक्कत आ रहा है स्व सहायता समूह को, उसको रिजॉल्व करना, उसका काम भी अनुश्रवण मतलब सुनना, अध्ययन मतलब उसको चेक करना का आयोजन भी इस तरीके का करता है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम भी करता है। चौथा, चक्री कोष सहयोग कार्यक्रम है ना। चक्री कोष सहयोग कार्यक्रम के तहत एनजीओ को 10 लाख रुपए प्रोवाइड कराने का प्रावधान है। नाबार्ड चक्री कोष सहयोग कार्यक्रम के तहत एनजीओ को 10 लाख रुपए प्रोवाइड कराता है ताकि एनजीओ जो है वो बाकी सदस्य को ऋण दे सके। सेकेंड पॉइंट, इसी फंड से क्या करता है एनजीओ जो रहता है वो सरकारी स्व सहायता समूह को ऋण देता है। तो ऐसा प्रावधान है कि चक्री कोष सहयोग कार्यक्रम के तहत एनजीओ को नाबार्ड के द्वारा कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है, कितना पैसा, कितना फंड प्रोवाइड किया जाता है, तो 10 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाता है। पुनर्वित्त सहयोग, पुनर्वित्त सहयोग का मतलब क्या होता है, 5% से 10% तक है ना, 5% से 10% तक क्या करता है, पुनर्वित्त सहयोग प्रोवाइड कराता है बैंकों को, नाबार्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब पुनर्वित्त सहयोग का मतलब आप ऋण दो, उसके बाद फिर बैंकों को रिसाइकल में मतलब जितना वो लोग उपलब्ध कराएंगे वापस पैसा देंगे उतने का फिर 5% से 10% फिर वो लोग को रिसाइकल में ऋण उपलब्ध कराएगा, मतलब बैंकों को देगा। तो नाबार्ड बैंक को देता है, बैंक फिर उस लोग स्व सहायता समूह को देता है। तो 5 से 10% का पुनर्वित्त सहयोग भी है, मतलब एक तरीके से चक्री निधि टाइप का ही बोल सकते हैं, एक बार आप वापस किए फिर देगा, फिर वापस किए फिर देगा, इस तरीके से पुनर्वित्त सहयोग। आंकड़ों पर आधारित प्रगति प्रतिवेदन की तैयारी, मतलब कि कितना प्रगति हो पाया, कितना डेवलप हो पाया स्व सहायता समूह, आंकड़ों पर कि कितना बना, एक साल में कितने स्व सहायता समूह गठित हुए, इन लोगों को कितना ऋण उपलब्ध हो पाया, ये लोगों को कितना स्व सहायता समूह समाप्त हो गए, कितने लोग सक्सेस हुए, कितने लोगों का ग्राफ बढ़ रहा है, कितने लोगों का बचत बढ़ रहा है, कितने लोगों को बैंक से लोन मिल पा रहा है, ये सबको आंकड़ा आधारित, फैक्ट आधारित, कैलकुलेशन बेस्ड पूरा ग्राफ वगैरह तैयार कराने का काम भी नाबार्ड का रहता है। आंकड़ों पर आधारित प्रगति प्रतिवेदन, जो कितना प्रगति हो रहा है उसकी तैयारी भी नाबार्ड करता है। 7वां क्या है, जिला विकास प्रबंधक का सहयोग। नाबार्ड जो है वो नाबार्ड के प्रतिनिधि होते हैं हर जिला में, जिस प्रतिनिधि का नाम होता है जिला विकास प्रबंधक। तो जिला में नाबार्ड के प्रतिनिधि कौन होते हैं पूछेगा अगर, तो जिला विकास प्रबंधक होते हैं। तो जिला विकास प्रबंधक का काम क्या रहता है कि नाबार्ड जिला प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जिला विकास प्रबंधक। लाइट बंद हो गया, लाइट बंद हो गया है तो थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, अब 2-3 मिनट का बचा है, लास्ट बचा है। तो नाबार्ड जो है प्रतिनिधि को जिला विकास प्रबंधक जो होता है, ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है, मतलब उसका, तो नाबार्ड जो है वो प्रतिनिधि होता है, नाबार्ड का प्रतिनिधि होता है जिला विकास प्रबंधक। तो जिला विकास प्रबंधक क्या करता है, वहां पर जो चीजें हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम जिला विकास प्रबंधक का रहता है। तो नाबार्ड प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है जिला विकास प्रबंधक को, जिला विकास प्रबंधक उस जिले के अंतर्गत आने वाले सभी एनजीओ को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है कि प्रशिक्षण काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो लोग को वो सुविधाएं और वो योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, बैंक से वो लोग लिंक हो पा रहे हैं कि नहीं, ये सब कोऑर्डिनेट करने का काम जिला विकास प्रबंधक का होता है। और जो जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड का एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो ये जो एनजीओ है वो ये भी याद रखना आप, देखिए साउथ इंडिया में ये जो एनजीओ का कंसेप्ट लाए थे वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, एक रिवॉल्यूशन के तरीके से आया है। वहाँ में बहुत सारे लोग अपनी आजीविका प्रारंभ करने के लिए सफल हुए हैं, आजीविका प्रारंभ कर दिए हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार रहे हैं धीरे धीरे करके। तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है ये एनजीओ का कंसेप्ट जो है वो। उसके बाद ईस्ट इंडिया अगर आप देखें तो ईस्ट में आपको अगर आप देखेंगे पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो हिस्सा है उसमें मिला जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग सक्सेस हो रहे हैं, एवरेज परसेंटेज अगर 50% अगर कहीं सक्सेसफुल है। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, नॉर्थ इंडिया में भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल साउथ इंडिया में है और मिली जुली प्रतिक्रिया है पूर्वी भारत में इसकी। ठीक है, तो धीरे धीरे तरीके से ये बढ़ रहा है, इससे फायदा बहुत लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। ये वाला जो पेपर में है, ये वाला जो 3 चीज़ आप पढ़ोगे ना, ये वाला जो लोन वाला, तो ये आपका 2 से 3 क्वेश्चन, आपका ये 2 क्वेश्चन लगभग 17 में और 12 में बन जाएगा आपका इससे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आने का पूरा संभावना है। ये लोन वाला भी आया हुआ है, कितना % ब्याज दर पर मिलता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। इसका शेयर तो हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा सा लाइट बंद हो गया था तो ये तो लास्ट का थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, तो वो आप लोग नोट्स तो वहाँ पर बना ही सकते हैं, बाकी वॉइस तो क्लियर हो गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।